साहिल लुधियानवी ने कितनी खूबसूरती से कहा है, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। सच में आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं बल्कि हमारी भावनाओं की एक खास जुबां भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम के बदलते रंग हमारी आंखों को किस तरह प्रभावित करते हैं? एलर्जी और जलन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे आँखों की सेहत के बारे में। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर धर्मवीर सिंह। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ईशा जी। तो दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपका डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि जो मौसम संबंधी जो बीमारियां हैं, मौसम किस तरह आँखों की सेहत को प्रभावित करता है? कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आम हैं गर्मी के मौसम में खासकर? अभी इस मौसम में मुख्य रूप से 3 तरह की बीमारियां अभी देखी जा रही हैं। सबसे ज़्यादा ओपीडी में इसी चीज़ का है। एक जो गर्मी के कारण होती हैं, जो यूजुअली एलर्जीज होती हैं बेसिकली, क्योंकि आंख बेहद ही सॉफ्ट और बेहद ही मुलायम अंग है। ये बहुत जल्दी ही एक्सपोज हो जाता है। सबसे ज़्यादा खुली आँख ही रहती हैं जी, और सबसे ज़्यादा आदमी इस्तेमाल भी आंखों का ही करता है, चाहे वो कोई भी काम करे। बिल्कुल। तो वो बड़ी जल्दी एलर्जीज की चपेट में आ जाती हैं, जैसे लाल होना, खुजली आना, ये सब इसमें स्टार्ट हो जाती हैं। और दूसरी है उस गर्मी की वजह से ड्राई आइज होनी, और इस पर आजकल के जो स्क्रीन ओवर यूज़ हैं वो भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तीसरी प्रकार की जो है बीमारी, वो अभी आई फ्लू की बीमारी है। अभी कुछ हद तक शुरू हो गई है, बट अभी बरसात के टाइम में ये तेज़ी से फैलेगी, जो वायरल है यूजुअली। और ये तीनों ही बीमारियों की रोकथाम, बचाव ही इनका सबसे अच्छा इलाज है। और बचाव के लिए जो आपने सिंपल साधारण चश्मा है, चाहे वो काला हो अगर धूप में जाए तो, या साधारण हो, या और साथ में अगर आप बाइक से चलते हैं लंबी लंबी दूरियां, जयपुर जैसे बड़े शहर में लंबी लंबी दूरियां होती हैं और पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, तो ऐसे में अच्छे हेलमेट हो, और अगर आप कार से जा रहे हैं तो बंद गाड़ी हो, तो सबसे अच्छी बात है। सर, हम देखते हैं कि अक्सर लोग धूल और प्रदूषण में बाहर निकलना होता है सभी का, तो क्या प्रदूषण से भी आंखों पर कुछ प्रभाव पड़ता है नकारात्मक? बिल्कुल, प्रदूषण तो एक्सपोजर का सबसे बड़ा रूप है, सबसे भयावह रूप है। और आजकल का जो पोल्यूशन है, और हर तरफ कोई ना कोई तरह का सीमेंट वर्क या वर्क चल रहा होता है, तो हर धूल का कण सबसे मोटे कण होते हैं और सबसे ज़्यादा हवा में फैले रहते हैं। तो इनसे डायरेक्ट ही हमारी आंखें प्रभावित होती हैं, और शाम होते होते तो सबकी आंखों में जलन होना ये बड़ी स्वाभाविक बात है। और इसका भी इलाज सबसे अच्छा यही है कि सबसे एक अच्छी बड़ी चश्मा हो सके तो यहाँ तक थोड़ा सा बड़ा साइड में से मुड़ी भी हो एक्सपोजर के लिए। दूसरे देशों में तो आजकल हर बिजनेस, हर काम के लिए मैंडेटरी हो गया है कि वो एक चश्मा इस्तेमाल करें, उसके बाद ही वो काम पे जा सकते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ पर भी सब तरह की ऑक्यूपेशन रिलेटेड बीमारियाँ काफ़ी होती जा रही हैं, तो ये बड़ी जल्दी ही हमारे यहाँ भी ये लागू होना ही चाहिए। यानी काम पर जाने से पहले किसी भी प्रकार का चश्मा प्रोटेक्टिव वियर करने ही हो। तो सर, कितना वो हमें मदद करता है हमारी आंखों को? जैसे मान लीजिए कोई आंधी तूफान आ गया तो सब बिना चश्मे के ही बाहर निकल जाते हैं, तो उसमें ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने यहाँ पर आदत है कि सीधा ही एक्सपोजर होता है, और ज़्यादातर इस्तेमाल करते नहीं है प्रोटेक्टिव ग्लासेस, और फिर बड़ी जल्दी फिर कुछ न कुछ गिरता ही है, और धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं ये आदत। एक बार केयरलेसनेस आ जाती है तो बढ़ती जाती है, और फिर बड़ी जल्दी दूसरी समस्या शुरू होती है। आजकल जो ये कॉर्नियल अल्सर और आँखों के घाव देखने में आ रहे हैं, वो सारे ज़्यादातर नतीजा ये केयरलेसनेस का ही है। तो जितना हो सके हम प्रोटेक्टिव जो लेंस हैं वो लगाएं, प्रोटेक्टिव ग्लासेस के यूज़ करें, खासतौर पर बाहर निकलें इस तरह का तो। और अगर आपकी आंखें धूप सेंसिटिव हैं तो बेहद ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छी कंपनी का हो, और हो सके तो डार्क हो जाए धूप में। ब्लैक होने वाले आजकल उसको कहते हैं फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस, वो ग्लासेस भी बहुत अच्छे हैं। वो कम रोशनी में हल्के हो जाएंगे, और तेज़ रोशनी में यानी धूप में वो हल्के से काले हो जाएंगे। फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस। फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस। तो यानी बहुत अत्यधिक जब धूप है
तब हमें वो उस तरह के ग्लासेस लगाने बिल्कुल, चाहिए। हमारे प्रदेश तो पूरा सबसे ज़्यादा धूप जी बर्दाश्त करने वाला जी सर, प्रदेश है। जी जी जी। तो तापमान हमारे यहाँ पे 40-45 तो बहुत आम हो गया है। ऐसे में वो भी मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक हम एक्सपोज रहते हैं, फुल सनलाइट का एक्सपोज। जी जी जी। सर आपने बताया कि बारिश के मौसम में आई फ्लू के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके शुरुआती सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? यूजुअली जो सबसे पहले आई फ्लू के अंदर बच्चे प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं। स्कूल में अगर एक के भी होता है तो बच्चे सभी घुल मिल के रहते हैं, खेलते हैं, सारा दिन आपस में चीज़ें शेयर करते हैं, इन्हीं चीज़ों से फैलता है। और एक बार किसी बच्चे को हो गया तो दूसरे बच्चों को तो फैलता ही फैलता है। घर आते हैं तो बच्चे के सभी जो पेरेंट्स हैं या दूसरे सिबलिंग्स हैं उनमें फैलता है। जनरली ये वायरस होता है, वायरल होता है, एडिनो वायरल इन्फेक्शंस हैं। ऐसे तो ये एक ज़माना था जब कहा जाता था कि 5 से 7 दिन में अपने आप ही चला जाता है। अच्छा। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि ये लेट तक चलता है और इसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसका मुख्य कारण ये समझ में जा रहा है कि अभी जो ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कंप्यूटर यूज़, स्क्रीन ओवर यूज़ बहुत बढ़ गया है। इसलिए इस आई फ्लू के दुष्प्रभाव जो हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी बहुत बढ़ गए हैं। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं, छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं कॉर्निया पे जो लंबे रह सकते हैं। इसलिए आजकल ये चाहिए लोगों को कि अगर आई फ्लू आपके हो जाए, अगर आपकी आंख सुबह चिपकने लगे तो समझिए कि कोई तरह का आई फ्लू है। और मेरी सलाह रहेगी कि अगर किसी की आई फ्लू हो तो जल्दी से जल्दी शीघ्र शुरू करें पूरा इलाज, और पूरा लंबे समय जो आपके चिकित्सक कहें 15 से 20 दिन का, महीने भर का इलाज हो, पूरा लें। और घर के बाकी सदस्य भी ये ध्यान रखें कि अगर किसी एक व्यक्ति के हो जाए परिवार में तो दूसरे लोग एक जो हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, सबसे अच्छा है। और बच्चे का या किसी का तो उसका तौलिया, रजाई, चद्दर, तकिया, बेड, वो 3 दिन के लिए दूसरे लोग शेयर ना करें। यानी बिलोंगिंग्स जो भी हैं वो ना शेयर हों, और हों तो एक छोटा सा अच्छा हैंड वॉश हो पास। तो 3-4 दिन की इसकी इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है। एक बार इन्फेक्टिविटी पीरियड खत्म हो जाता है तो ये स्प्रेड नहीं होता, भले ही लास्ट में जा रहा हो, पर वो स्प्रेड नहीं करता यूजुअली। अच्छा। तो मतलब 4 से 5 दिन तक सर ये चला जाता है? 4 से 5 दिन बाद ये इन्फेक्टिविटी पीरियड इसका खत्म हो जाता है। यानी फिर दूसरे से प्रभावित नहीं होते। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चिकित्सक दवा देवें वो भी दूसरे लोग इस्तेमाल ना करें। अच्छा। क्योंकि जो ड्रॉप डालते हैं तो यूजुअली उस ड्रॉप के ऊपर भी वायरस टच हो जाता है। और एक बार उस पे टच हो गया डालते डालते और दूसरे ने शेयर किया तो उसको भी हो जाता है। वो भी बिलोंगिंग ही हो गई उसकी। बिल्कुल। या हार्ट में टच किया है तो कैसे टच किया तो हो ही जाती है। इसलिए एक व्यक्ति की घर के दवाई दूसरे व्यक्ति ना डालें कभी भी। ये बहुत जरूरी है। इससे बड़ी फास्ट फैलता है। सर आपने आंखों की ड्राइनेस का जिक्र किया था। हम सभी कोई ना कोई मोबाइल देख रहे हैं या कोई टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, उससे बहुत प्रभावित हो रही है हमारी आंखें। स्पेशली बच्चे जो हैं उनका भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आंखों को किस तरह हम बचाए रखें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाज़ार में ब्लू लेंस भी आ गए हैं, तो क्या वो वाकई हमें मतलब ये फ़ायदा देते हैं उस चीज़ से? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। हम सभी चिकित्सक इस बात को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जैसे पूर्व में कोरोना एक एपिडेमिक के रूप में आया, पेंडेमिक के रूप में आया, अब ऐसा लग रहा है कि ये ड्राई आइज भी पेंडेमिक के रूप में ही आ चुकी है हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में आ चुकी है। हर व्यक्ति जो 5-6 घंटे स्क्रीन पे बैठता है वो किसी न किसी तरह से प्रभावित है, और बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो चुके हैं। ड्राइनेस एक लाइलाज बीमारी टाइप के, क्योंकि इसमें जो ग्रंथियां चिकना पानी बनाती हैं, आंसू एक चिकना पानी है, साधारण पानी नहीं है। तो जो चिकना पानी वो आँख की स्पेशल ग्रंथियां होती हैं वही बना सकती हैं शरीर में, और ऐसी कोई ग्रंथि नहीं होती जो वो बनाए। इसलिए ये एक बेहद ही संगीन बीमारी होती जा रही है, क्योंकि चिकनाहट एक बार ख़त्म हो जाती है तो जो पानी आप कितना भी डाल लीजिए वो उस पर टिकता नहीं है। उसकी एक स्टिकीनेस होनी चाहिए उसके अंदर, एक वही चिपकता है। तो आंसुओं की कोई मुकाबला नहीं है, बाहर आंसू बनाए नहीं जा सकते। बिल्कुल। ब्लड तो आप एक दूसरे का ले सकते हैं, पर आंसू नहीं ले सकते, ना स्टोर कर सकते हैं ना कोई। तो ये बड़ी विचित्र किस्म की हो गई है बीमारी। और जिसके भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ या स्क्रीन ओवर यूज़ है, उन्हें बहुत
पहले से ही संभल के रहना चाहिए। ये एक बार आपके अंदर आ गई तो अभी इसके बहुत अच्छे इलाज नहीं आए हैं और हो सकता है कई साल तक ना आ पाएँ। ऐसी कोई पोटेंट ड्रग नहीं आई है जो वापस से आंसुओं की ग्रंथियों को जिंदा करे और उन्हें इस लेवल पे ले आए कि वो बनाते रह सके। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कंप्यूटर यूज़ किसी का 6 घंटे से ज़्यादा है तो वो तीन काम जरूर करे। एक तो अपना कंप्यूटर का जो लेवल है हमें लगभग 10 इंच नीचे रखना चाहिए, हमारी आंखों के लेवल से 10 इंच नीचे रखें ताकि हम उसको यूं देखें। यूं देखने पर एक्सपोजर होता है, यूं देखने पर हमारी पलकें उसको ढक लेती हैं। लिहाजा उसको 10 इंच नीचे रखें, आपकी कुर्सी और कंप्यूटर का 10 इंच नीचे हो, यानी जो स्क्रीन है वो नीचे स्क्रीन का साइज 10 इंच नीचे हो आपकी आंखों फोन से, का भी सब चीज का, सो दैट आपका पलक आपकी एक्सपोजर को बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। अच्छा, तो उससे आंखों पे जो भार होता है वो कम, एक्सपोजर पार्ट बहुत कम हो जाएगा। बाकी ग्रंथियां पीछे बची रह जाएंगी, जिंदा रह जाएंगी। एक बात। दूसरा, आपकी जो स्क्रीन है उसका थोड़ा सा कंट्रास्ट भी कम रखें। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आजकल बड़े ब्राइट डेस्कटॉप्स हैं, बिल्कुल सभी तरह की जो आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं उनका स्क्रीन साइज बड़ा भी बहुत होता है तो एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है। वो पर मिलीमीटर जो रेडिएशन है वो भी उसकी ज़्यादा आती हैं और ब्राइटनेस भी बहुत होती है, तो उनकी ब्राइटनेस भी कम करनी चाहिए, लेवल भी नीचे करने चाहिए। और हो सके तो उसके आगे एक स्क्रीन भी लगता है, अच्छे ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के स्क्रीन्स आते हैं बहुत थिन, वो उसके आगे लग जाते हैं जिससे इसकी 60 to 70% उसकी रेडिएशन वहीं रोकी जा सकती है। सर हमारे फ़ोन में भी फिल्टर होते हैं, नाइट टाइम फिल्टर और वो सब, वो भी इस्तेमाल करने चाहिए? प्रॉब्लम ये आती है सबसे ज़्यादा कि फ़ोन बहुत करीब से देखते हैं हम और फुल आंख के सामने देखते हैं और हम 6 घंटे 7 घंटे पहले कंप्यूटर पे बैठ चुके हैं, उसके बाद में ये गिनती में नहीं आता हमारे। परंतु बेसिकली ये और भी ज़्यादा डेंजरस है और आजकल ये देखने में आ रहा है कि तमाम व्यक्ति इसको अपने बेड पे लेके सोते हैं और बेड टाइम यूज ऑफ मोबाइल विल बी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट अनट्रीटेबल प्रॉब्लम, क्योंकि ये इसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। इंसान इसको सबसे पहले उसके रूप में यूज़ करता है, एंटरटेनमेंट के रूप में, या फिर सबसे पहले काम के रूप में यूज़ करता है, धीरे धीरे अपने सारे अभी सोशल वर्क्स करता है, फिर उसके बाद अपने कुछ अभी जो OTT ऐप्स है, OTT पे इतना साधन मिल गया है मनोरंजन का, इसने भी व्यक्तियों को एडिक्शन बना दिया है। रात की 1-1 बजे तक आदमी प्राय देखा जाता है कि वो, ये तो सर नॉर्मल हो गया है, ये बहुत न्यू नॉर्मल हो गया है, बट ये न्यू नॉर्मल हमारे लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है, वो आने वाले तो 3 से 5 साल में जी समझ में आने लगेगा हम सबको। सर कुछ लोग तो मान लीजिए लेट नाइट अगर देख रहे हैं तो वो कमरे की लाइट जो है वो बंद रहती है और फोन की लाइट बहुत ज्यादा, तो ये और ज्यादा खतरनाक होता है। बेहद खतरनाक है, ये एक्सपोजर को आपके बेहद नजदीक ले आता है, बेहद। हाँ, तो अगर आप देख रहे हैं तो या तो कमरे की लाइट ऑन, कमरे की लाइट तो फुल ऑन हो, और जो खासतौर पर बच्चे हैं जिनको हमने आदत डाल दी है, या वो ये कहते हैं कि भी स्कूल की आजकल सब कुछ आता ही उस पे ही है, ऑनलाइन ही सारा आ रहा है मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल बच्चों का होना, तो उसके लिए बच्चों का कोई एक बड़ा टैब या पैड टाइप का चीज़ दिलाइए। आजकल बहुत सस्ते सस्ते पैड भी आते हैं टैब के रूप में, और टेबल चेयर पे ही, बिस्तर पे उनको लेके जाने का इजाज़त ना दें, टेबल पे रहे, अच्छी डिस्टेंस के साथ रहे, अच्छा उसका फॉन्ट साइज बड़ा किया जा सकता है, तो न केवल पढ़ने में उसको आराम मिलेगा बल्कि वो लंबा भी चल सकेगा। सर हमने देखा है कि इंटरनेट पर कई तरह की एक्सरसाइजेस भी हैं, जैसे फ़ोन को जो भी स्क्रीन है उसे 15 या कितने सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए आँखों से, और हर 15 मिनट में थोड़ा आंखें बंद करके, इस तरह की भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं। वो एक्सरसाइजेस एक बहाना है और ज़्यादा लंबे समय मोबाइल पे टिकने का। बेहतर हो कि वो इंसान अपने अंदर ही एक लॉक सिस्टम लगाए कि इतने बजे के बाद हमें बंद करना है, उसको स्लीपिंग पिल के रूप में यूज़ ना करें। बिल्कुल स्लीपिंग पिल की तरह यूज़ ना करें। सर ऐसा भी होता है क्या कि बार बार हम आंखें झपकाएं तो उससे ड्राइनेस कम रहेगी आंखों में? हाँ, ये बात आपने ठीक कही। ब्लिंक रेट जो है हमारा फिक्स होता है, करीब हमें 20 से 30 सेकंड में एक बार ब्लिंक करते हैं, और मोबाइल यूज़र में देखा गया है कि वो ब्लिंक करना बिल्कुल भूल जाते हैं, लंबे समय तक देखते ही रहते हैं। तो ब्लिंक का बहुत बड़ा रोल है, आप ब्लिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, उसको भूलें नहीं। हमारा दिमाग जब कभी एब्जॉर्ब हो जाता है तो हर चीज़ से भूल जाता है। जी जी जी। सर इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो
हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? हाँ नमस्कार, मेरा नाम छोटा राम है। कहाँ से हैं आप सर? मैं किशोर नगर से बोल रहा हूँ, भेड़ तहसील, जिला जोधपुर। जी सर, अपना डॉक्टर साहब के लिए क्या सवाल है, पूछिए। मेरे को सुबह दूध रखना दिए अपने में, कभी ज्यादा दिए कभी कम। सर थोड़ा टीवी सेट से थोड़ा दूर होके बात करिए सर। हाँ जी। जी सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे को दूध रखना बड़ा दिखे। धुंधला दिख रहा। उम्र पूछिए, जो दूध पड़े हाल इनकी उम्र पूछिए। सर आपकी उम्र बताइए। उम्र मेरी 65 साल होगी, 65 साल है, इनको धुंधला दिखता है। तो श्रीमान जी, इस उम्र में अगर धुंधला दिखता है तो हो सकता है कि आपको मोतियाबिंद हो गया हो। आजकल मोतियाबिंद 65 साल की उम्र में अच्छा खासा डेंस हो जाता है। तो आप अपने निकटतम अस्पताल जो भी है, आप जोधपुर के पास हैं तो जोधपुर में तो अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, आप अपने आसपास एक बार किसी चिकित्सक को दिखा लें। और मोतियाबिंद का भी यही कहना चाहूँगा कि अगर वो मोतियाबिंद के लिए कहें आपको ऑपरेशन करने के लिए, तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं आजकल सब जगह, बहुत अच्छी मशीनों से हैं। आप शीघ्र अतिशीघ्र, एक बहुत सिंपल ऑपरेशन है, देरी करने से ये ऑपरेशन जटिल हो जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेशन करा लीजिए, इसमें अच्छे से अच्छा लेंस डलवा लीजिए। और अगर सरकारी अस्पतालों में आजकल मशीनें भी सभी अच्छी अच्छी हैं। मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए जोधपुर में, अच्छी से अच्छी मशीनें हैं और वो बिल्कुल आजकल निःशुल्क है। आप आराम से बेस्ट सर्जरी घर बैठे ही ले सकते हैं। उम्मीद है सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर हमने अभी मोतियाबिंद पर ही बात की, तो मोतियाबिंद बहुत आम समस्या हो गई है और कई हमने देखा है कि कुछ लोग इसे बहुत लेट कर देते हैं, बहुत देरी से ऑपरेशन कराते हैं। तो किस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए और कब करा लेना चाहिए और क्यों होता है सर ये मोतियाबिंद? मोतियाबिंद जो है वो एक साधारण बीमारी है, सबको होती है एक ना एक दिन, क्योंकि ये एज रिलेटेड प्रोसेस है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो लगाया हुआ लेंस है, जो नेचर का लगाया हुआ लेंस है, ये भी धीरे धीरे सफ़ेद हो जाता है। जब सफ़ेद हो जाता है तो मोती जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम मोतियाबिंद कहा जाता है। और ये सभी को एक ना एक दिन होनी होती है, जो पूरी उम्र पाते हैं उन सबको। आजकल देखने में आ रहा है कि ये बीमारी बहुत जल्दी भी आ रही है, 40 साल की उम्र में भी मिलती है। पहले तो 60-65 साल के बाद ही समझी जाती थी, लेकिन आजकल तो देखा जा रहा है 40, 45, 50 के अंदर अंदर ही मोतियाबिंद का कुछ लक्षण तो दिख ही जाते हैं। और ये आजकल इतना सरल और बेहद छोटे से चीरे से और बेहद आसान बना दिया गई है मशीनों द्वारा कि मरीज आता है ऑफिस से और ऑपरेट होकर के वापस ऑफिस ही चला जाता है। अच्छा, इतना आसान बना दिया गया है मशीनों द्वारा। हाँ। इसलिए इसमें इंसान देर ना करें। और ये पूरे दुनिया की ब्लाइंडनेस का सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज यही है। सर इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पास कॉलर हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? हाँ, ईशा, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप साहब। जी सर, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब के लिए। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, थोड़ा प्रश्न आप इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं कि आंखों पर बहुत सारी बातें होती हैं, डिफेक्ट्स की होती है, डिसऑर्डर्स की होती है, विजन सिंड्रोम की होती है। मैं एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि डॉक्टर साहब, ये आंखें की जो सुंदरता है, इंसान की आंखों की सुंदरता, सभी की आंखें सुंदर नहीं होती है, कुछ लोगों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। तो उस सुंदरता का राज क्या होता है? आंखों में वो क्या स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से आंखों को सुंदर बनाते हैं? एक तो ये। दूसरा ये, किसी इंसान की आंखें छोटी होती हैं और किसी की बड़े होती हैं, उसका क्या कारण है? इन्होंने बहुत ही अलग सवाल पूछा है जी। आँख के छोटे बड़े होने का कोई बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं होती है। किसी की पलक बड़ी होकर थोड़ी सी गिरने लग जाती है, जिससे अपने को लगता है कि आँख छोटी है। बाकी अंदर से सभी आँखों का साइज़, सभी इंसानों की आँखों का साइज़ लगभग 24 से 26 मिलीमीटर लंबाई होती है। इसलिए ये लगभग सबकी फिक्स है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, केवल 1 से 2 या 3 मिलीमीटर का अंतर आता है।
बमुश्किल 2 मिलीमीटर का, इसलिए ज़्यादा बड़े में साइज नहीं है। हाँ, किसी की थोड़ी सी बाहर प्लेस्ड होती है तो वो ज़्यादा बड़ी नज़र आती है, थोड़ी सी 2 मिलीमीटर पीछे प्लेस्ड होती है तो इसलिए ये छोटे बड़े में अंतर आता है। रही बात सुंदरता की, तो सभी की आंखें सुंदर ही होती हैं। आंखें तो सबसे ज़्यादा सुंदर हिस्सा इंसान का आंख ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर हम मोतियाबिंद पर चर्चा कर रहे थे। आज आपने बताया कि जो इलाज है वो बहुत, जो सर्जरी है वो बहुत आसान हो गई है, पेनलेस हो गई है, क्योंकि लेज़र से सर्जरी होती है इसकी। तो अगर किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें किस तरह का सेफ्टी उन्हें मेजर्स लेने चाहिए? अगर मशीन से हुआ है तो केवल 5 से 10 दिन धूल मिट्टी वगैरह चीज़ों से या किसी तरह की पानी से भी बचाव रखना होता है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा सावधानियां नहीं है। आजकल हम एक बंद तरह की चश्मा भी देते हैं, और आजकल हम पट्टी वगैरह भी नहीं करते हैं, सिंपली एक चश्मा ही एक पट्टी होती है। हाँ। और उसको लेकर के आपको अपना साधारण छोटे मोटे कोई काम भी हैं कर सकते हैं। छोटा मोटा किचन में अगर कोई गैस वैस पे बनाना है तो कोई महिलाएं गृहिणियां बनाना चाहें तो कोई मना नहीं है। और कोई घूमने जाना चाहें आसपास, जो रोजाना का मॉर्निंग वॉक से लेकर के, उन सब चीज़ों में भी कोई मनाही नहीं है। और 10 दिन के अंदर, 5 से 7, 8, 10 दिन के अंदर अंदर आप अपने जॉब पे, जो आप जॉब है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, बेहद उन्नत किस्म है। इनफैक्ट पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा सफल सर्जरी ही यही है। कैटरेक्ट की सर्जरी दुनिया की सबसे सफल सर्जरी है। उसका कारण ये है कि हम आज 100 साल के व्यक्ति को भी 5 साल के बच्चे के बराबर दिखाने की, और किसी अंग में ऐसी ताकत नहीं है कि उसको बदल के हम उतना कर सकें उसकी एफिशिएंसी। लेकिन आँख की सर्जरी के बाद हम 100 साल के आदमी को भी उतना दिखा सकते हैं जितना एक बचपन में 5 साल की बच्चा देखता है। यानी सर एक बार अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो फिर वो एक बार काफ़ी है, मतलब उसके बाद दोबारा नहीं कराने की जरूरत? हाँ, दोबारा मोतियाबिंद दोबारा नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत लेंस के पीछे कभी कभी थोड़ा बहुत जाली शरीर बनाता है, झिल्ली बनाता है, उसको लेज़र मशीन से बहुत छोटे से 1 मिनट के प्रोसीजर से उसको भी साफ किया सकता है। सर हमने देखा है कि लोगों को ड्राइनेस के अलावा कुछ जलन की भी समस्या होती है, तो वो घर पर जितने भी जो गुलाब जल हैं वो डाल लेते हैं या बिना किसी डॉक्टर के सलाह के। इस बीच सर हम जारी रखेंगे, कॉलर हैं जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं रामधन माहौर बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। जी, अपना डॉक्टर साहब के लिए सवाल पूछिए सर। जी मैं वो डॉक्टर साहब से पूछना है कि एक मोतियाबिंद किस तरह के लोगों को या किस उम्र के लोगों को होता है, दूसरा इसका कारण क्या है, और तीसरा है कि प्राकृतिक नियमों से या दवाइयों से धीरे धीरे ठीक हो सकता है क्या? मोतियाबिंद के कारण क्या होते हैं? मोतियाबिंद का कारण 2 तरह के होते हैं। या तो बचपन में, या तो किसी को चोट लगे, चोट से वो खराब हो गया, चाहे वो चोट करंट की चोट भी हो सकती है, वो चोट कोई एक्सीडेंट की हो सकती है, वो सिर में चोट भी हो सकती है, तभी मोतियाबिंद बन सकता है। एक तो चोट से बनता है, जो किसी भी उम्र में किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि चोट की भी लग सकती है। एक होते हैं जो उम्र के हिसाब से मोतियाबिंद बनता है, वो जो 40, 50, 60 50 के बाद में कभी भी बनना शुरू हो सकता है, और वो यूजुअली एज रिलेटेड है। उसके पीछे ऐसा कोई कारक नहीं है। वो सबको, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही लेंस भी सफ़ेद होता है, वो उसकी भी उम्र होती है, इसलिए वो मोतियाबिंद बन जाता है। उसकी सफ़ेदी होना ही मोतियाबिंद कहलाता है। और इसके लिए ऑपरेशंस हैं बेहद कारगर। शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा कारगर ऑपरेशन इंडिया मनुष्य के शरीर में यही सबसे बेहतरीन ऑपरेशन है। सर इसमें भी अलग अलग तरह के लेंस होते हैं? लेंसेस बेसिकली 2 ही तरह के माने कि एक तो होती है फोल्डेबल लेंस जो बेहद छोटे से चीरे से जल जाता है, और एक होता है बड़ा जो कि रिजिड होता है, वो तो उसके लिए चीरा बड़ा करना पड़ता है आँख के ऊपर। बाकी आजकल सब जो मशीनों से डलते हैं वो बिल्कुल फोल्डेबल, एक इंजेक्शन के थ्रू डलते हैं केवल 2 मिलीमीटर के छेद से, और उसके ऊपर कोई टांका वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगता। सीधा ही जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं फिर भेज देते हैं ऑफिस, वैसे ही ये इंजेक्शन से डाल कर भेज देते हैं। मतलब इतना आसान हो गया? बेहद आसान हो गया, बेहद आसान। सर हम बात कर रहे थे कि जैसे जलन या ड्राइनेस की समस्या होती है तो लोग फ्रिज से निकालकर गुलाब जल अपनी आंखों में डाल लेते हैं, या किसी भी तरह का बिना डॉक्टर की सलाह के कोई ड्रॉप्स ले लिया, तो ये सही होता है, सेफ होता है क्या?
एक बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी की आंख में जलन हो रही है, जलन लगातार होती रहे, खास तौर पर रात को सुबह सुबह उठे आप और आपकी आंख खुली नहीं रहे, इतनी जलन हो रही है, तो आप समझिए कि ड्राईनेस की सीवियर कंडीशन आपके अंदर हो चुकी है। ड्राईनेस का नेक्स्ट लेवल यही है, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, इसलिए जलन होती है। और वो साधारण गुलाब जल से ठीक नहीं हो सकती है। उसके लिए तो आंसू जैसी कोई चीज़ ही चाहिएगी, चाहे आपके खुद की ग्रंथियाँ सूख रही हों तो उनको वापस ठीक किया जाए और आप शीघ्र जाना चाहिए चिकित्सक के पास और इलाज शुरू करना चाहिए। और जो आपके एक्सपोजर्स हैं जिसकी वजह से ये हुआ आपके, जैसे आप मोबाइल यूज़ बहुत करते हैं, कंप्यूटर यूज़ बहुत करते हैं या और कुछ भी है आपके, तो उसको ऊपर प्रोटेक्टिव मेजर लेना शुरू कर दें। और जैसा कि आपने बताया कि कुछ भी डाल लें क्या, तो हमारे यहाँ पर थोड़ी भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं कि कोई लहसुन का रस, कोई प्याज का रस और कोई हनी, और बचपन में भी हम देखते हैं कि दादी नानी जो छोटा सा बच्चा होता है पैदा, उसके भी आँख में बहुत कुछ चीज़ें डाल देती हैं। ये सब आँख में नहीं करने चाहिए, क्योंकि आँख पहले से ही एक डिजीज़ हो चुका, आपको जलन हो रही है, इसका मतलब छोटे छोटे घाव तो हो चुके। अब उन घावों पे आप नमक डाल रहे हो, एक तरह से प्याज डाल रहे हो तो भी नमक डाल रहे हो, और उसको तो आप बीमारी को बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ ना डालें। जो मेडिसिन्स बनी हैं वो बहुत ज़्यादा शोध के बाद बनी हैं, उनमें कोई तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं होता। अच्छा। और जो हमारा यूजुअली हम जो भी यूज़ करते हैं, चाहे गुलाब जल ही सही, आप गुलाब जल के ऊपर देखेंगे शीशी के ऊपर, तो आपको पाएंगे कि इतने इतने इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, तो वह सभी प्रिजर्वेटिव्स हैं, ताकि वो 2-2, 3-3 साल तक आपके घर रह सके, वो इसलिए है। तो वो प्रिजर्वेटिव्स आपको सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। तो गुलाब जल कोई एका दुका बार यूज़ करने की चीज़ें हैं, रोज़ ना इस्तेमाल करें। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्ती मेडिसिन आजकल उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए बजाय। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़माना गया अब, जब गांव में छोटे छोटे कोई स्टेरॉइड दे देते हैं, कोई कुछ भी डाल देते हैं, उनसे बचना चाहिए। सर, नेत्रदान के बारे में बताइए, बहुत ही गंभीर विषय है, और हमारे दर्शकों को बताइए कि इसकी प्रोसीजर क्या होता है, इलाज खर्चा कितना होता है इसमें। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नेत्रदान आजकल कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का कर सकता है। आपको आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान EBSR ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फ़ोन करना है, आप फ़ोन करेंगे, आप जहाँ भी हैं राजस्थान में, वहीं के आसपास के हेडक्वार्टर्स के ऊपर ऑफिस हैं बनाए हुए, वो आपके घर आकर के, जो भी व्यक्ति इस दुनिया से गए हैं अपनी आंखें दान करके, विदिन 6 आवर्स या विदिन 12 आवर्स मान लीजिए, सर्दियों में रात के बाद दिन भी चल सकता है, सर्दियों में 24 घंटा भी चल सकता है, गर्मियों में अंदर सिर्फ 12 घंटे, और जो भी शव है उनको ठंडी से ठंडी जगह रखना होता है। उसके बाद आप उन्हें कॉल कर दें, या पहले ही अगर कोई अपनी इच्छा जताना चाहे कि भी मेरे मरने के बाद मेरी आंख दान करें, तो आप पहले ही रजिस्टर करवा सकते हैं, वो भी सुविधा होती है। और आप फ़ोन ही करने की ज़रूरत है, वे अपने आप ही इंतज़ाम करेंगे, अपने आप आएंगे आपके वहाँ पे, और जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से आपसे ले करके। और अब आपको बताते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। तो ये भी आप करना चाहूँगा कि जीते जी जो है आप और बहुत कुछ दान करते हैं, मरने के बाद भी आप बहुत कुछ दान कर सकते हैं, और ये दान आँख नेत्रदान सबसे बड़ा दान, सबसे महादान ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये आजकल हमारे पास ये सुविधा है कि हम एक आँख दान के 2 लोगों को ज्योति दे सकते हैं, आधा आधा हिस्सा लगा करके 2 लोगों को ज्योति दे सकते हैं, एक आँख से 2 लोगों को। लिहाजा अगर आप दान करते हैं 2 आंखें अपनी, तो 4 लोगों को रोशनी दे के जा रहे हैं आप, तो इससे बड़ा महादान क्या हो सकता है। बिल्कुल सर। तो मैं अपील भी करना चाहूँगा जनता से कि इस मुहिम से जुड़ें। हमारे देश में लगभग हर साल 2 लाख आँखों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारे यहाँ पर इफ़ेक्टिवली करीब 40 से 45 हज़ार ही आँखें पूरे देश में, इस 150 करोड़ के देश में मात्र 40 से 45 हज़ार आँख के डोनेशन आते हैं, जबकि 2 लाख ब्लाइंड लोग हमारा वेट कर रहे होते हैं। ये कैसे हम उनको फटाफट ठीक करें। बिल्कुल बिल्कुल।
और राजस्थान में भी लिस्ट बहुत लंबी है। और लेकिन ये भी बताएं आपको कि इसकी सुविधाएं भी बहुत जगह हो गई हैं। सरकार ने लगभग सभी अस्पतालों में, सभी बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस में, बड़े मेडिकल कॉलेज में 3-4 बड़े जो राजस्थान में, उनमें ये सुविधा दे रखी है। आप जब चाहें अपने आप को रजिस्टर कराएं, जो भी ब्लाइंड है, और हम जल्दी से जल्दी आपको कॉल करेंगे, आपको इलाज के लिए बुला लेंगे। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि मौसम चाहे कैसा भी हो, आँखों की सेहत बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हम बाकी सेहत की का ध्यान रखते हैं। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस गंभीर विषय को बहुत ही सरलता से हमें समझाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।